प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने नए चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज इलाही साहब का हल्फ लेने से इनकार कर दिया है। अब जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दूसरा ऑप्शन दिया था कि अगर गवर्नर हल्फ ना लें तो सदर साहब जो होंगे वो हल्फ लेंगे। अब दो सवाल पैदा हो रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या सदर साहब लाहौर में ये हल्फ लेंगे? अगर लाहौर में लेंगे तो कहाँ हल्फ लिया जाएगा? क्या गवर्नर हाउस को में वो हल्फ ले सकते हैं? क्योंकि सदर साहब को गवर्नर हाउस में एंटर होने से नहीं रोका जा सकता, उनका कानूनी हक है। लिहाजा जब वो अपना हक इस्तेमाल करेंगे तो क्या वो हल्फ ले सकेंगे? दूसरा, क्या सदर साहब इस्लामाबाद के अंदर नए वज़ीर आला को यहाँ पे वेलकम कहेंगे और यहाँ पे हल्फ लेंगे? और जब हल्फ बर्दारी हो जाएगी तो जो वुज़रा या जो काबीना तय की जाएगी उन काबीना का हल्फ जो है वो भी सदर साहब लेंगे या वो गवर्नर साहब लेंगे? ये एक नया क्राइसिस है, नया कयास है जो ज़ाहिर है जिसके बारे में अब हम कानूनी माहिरीन से पूछेंगे। और ये जो सिलसिला हमारा ट्रांसमिशन का ये जो घंटा चल रहा है इसमें जो इस फैसले के बाद के असरात हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। राय साहब, ये फरमाइएगा सर, ये अब कंफ्यूजन और कयास खत्म हो गया है या फिर एक नया दौर शुरू हो रहा है और उस नए दौर में जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा? देखिए, मेरा ख्याल है जो कानूनी मामलात थे वो तो फिलहाल खत्म हो गए हैं। कोई बड़ा मुझे इस वक्त कानूनी मसला नहीं नजर आ रहा। ओथ कौन लेगा, कैसे लेंगे, ये मामूली मामलात हैं। ऐसे भी खबर आ रही है कि दरबार हॉल लाहौर में गवर्नर हाउस में कुर्सियां लग रही हैं। हो सकता है गवर्नर पंजाब भी ओथ ले लें, लेकिन अगर वो नहीं लेते ओथ तो जूम पे भी ओथ हो सकता है और ओथ कहीं भी लिया जा सकता है। उसके लिए गवर्नर हाउस का दस्तयाब होना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस सूरत को एक तरह से एंटिसिपेट करते हुए सदर मुमलिकत को ये इख्तियार दे दिया कि वो ओथ ले लें अगर गवर्नर साहब ओथ लेने से माजरत करती हैं या नहीं ले सकते। इसलिए कोई बड़ा मामला नहीं है, ये हो जाएगा। और मेरा ख्याल है इस हवाले से कोई ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए और गवर्नर साहब को भी कोई दिक्कत खड़ी नहीं करनी चाहिए। ये करने से कोई मुस्लिम लीग नून के बयानिए को तक़वियत नहीं मिलती, उनकी सियासत को कोई फायदा नहीं होता। ये मामूल के वाक़यात हैं, इनको हो जाना चाहिए। अच्छा, अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बयानिया पेश किया जा रहा है वो ये है कि वो कहते हैं कि हम अदलिया बहाली का सिलसिला 2 जो है, जो फेज 2 है वो शुरू कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या इस बेंच के खिलाफ कोई रिवोल्ट करना चाहें या कोई एक मोबिलाइजेशन करना चाहें या सड़कों के ऊपर नारे लगाना चाहें या एहतजाज करना चाहें। तो अगर ये उस तरफ चले जाते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखिए, मुस्लिम लीग नून इस वक्त बयानिया की तलाश में है कि हम सियासत जो है उसको उसका महवर किस चीज को बनाएं। ये कहना कि हम निकाल दिए गए हैं, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, वो एक बुनियाद बन सकती है वो बात सियासी बयानिए की। तो वो करें, ये सियासत होगी। मुझे नहीं पता ये कितनी कामयाब होगी, अवाम को कितनी ये बात पसंद आएगी। और बहुत देर तक मैं समझता हूँ अदलिया के खिलाफ आप इस तरह का रवैया नहीं रख सकेंगे। कहीं ना कहीं आपको फिर अदलिया की जरूरत भी पेश आएगी और बहुत देर तक ये रवैया जो है ये नहीं चलेगा। कंटेम्प्ट का बहरहाल कानून मौजूद है, लोगों को सजाएं हुई हैं माजी में भी और दोबारा भी होंगी। तो ये शायद सियासत के लिए बहुत कारगर साबित ना हो ये रवैया। अच्छा राय साहब, ये फरमाइएगा कि एक ऑप्शन अब जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके पास चौधरी शुजात साहब ही हैं। चौधरी शुजात साहब अगर इलेक्शन कमीशन चले जाते हैं और ये कहते हैं कि ये 10 अरकान जो है इन्होंने मेरी मंशा के खिलाफ वोट दिया, लिहाजा इन्हें डी सीट कर दिया जाए 63A के मुताबिक, अब ये अमीन नहीं रहे, लिहाजा इनको फारग कर दिया जाए, तो क्या ये ऑप्शन है चौधरी शुजात साहब के पास? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आज के फैसले ने यह तय कर दिया कि पार्टी हेड जो है वो किसी किस्म की डायरेक्शन देने का हक नहीं रखता। जो मेंबरान हैं प्रोविंशियल असेंबली के या कौमी असेंबली के, ये पार्लिमानी पार्टी का हक है। लिहाजा अगर उसकी डायरेक्शन पार्टी हेड की या चौधरी शुजात साहब का जो खत था वही बेमानी है, बेअसर है, तो उसको ना मानना जो है वो किसी का भी कोई ऑफेंस नहीं है, कोई आइन शिकनी नहीं है, कोई इनहराफ नहीं है। लिहाजा उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। राय साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, शाह महमूद में ज्वाइन कर लीजिए। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यहाँ पे ये कन्फ्यूजन, ये क्यास खत्म हो गया है या फिर इसका एक फेज 2 भी शुरू होगा? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास एक प्लान B भी है, C भी है, D भी है।
अर्ज ये है कि प्लान तो जितने भी बनाते रहे हैं, लेकिन इन्हें अब अपने होल से पढ़ाना होगा और मुल्क के बारे में सोचना होगा। देखिए, पहले इन्होंने चंद जमीर फरोशों को खरीद कर अपने साथ मिलाकर टिकटों का लालच देकर अपनी अकलियत को अक्सरियत में बदला। अदालत ने उनको नाअहल करार दे दिया और वहां उनको डीसीट किया और ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया। इन्होंने अपने पूरे सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, मरकज की हुकूमत, सूबे की हुकूमत, बाप बेटा दोनों मिलकर वजीर आजम, वजीर आला, पंजाब की इंतजामिया, डेवलपमेंट फंड्स, आईबी, स्पेशल ब्रांच, सब ने मिलकर इलेक्शन जीतने की कोशिश की और पिट गए। लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया। उसके बाद असेंबली जाते हैं, असेंबली की वाज़े अक्सरियत इनको मुस्तरद करती है, 186 वोट पड़ते हैं परवेज इलाही को। फिर ये उससे भी अपना गैर आईनी काम करवाते हैं डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी से, जिससे तवक्को नहीं की जा रही थी। वो पीटीआई के टिकट पे मुंतखब हुए, लेकिन उन्होंने ऐसी साजबाज की क्योंकि वो उनके हाथों बिक चुके थे। अब उसके बाद हम अदालत पे जाते हैं, ये फुल कोर्ट का अपनी पिटिशन डालते हैं, कोई ठोस दलाइल नहीं होते, मुस्तरद हो जाती है और आज फैसला आ गया। इस फैसले के बाद अब सियासी तौर पर, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, अवामी तौर पर ये शिकस्त खा चुके हैं। अब ये रास्ते में अगर रुकावटें डालेंगे, ये मुंह की खाएंगे, अवाम इनका साथ नहीं देगी। लिबर्टी चौक में यकजहती का मुजाहरा के लिए मरियम ने और हमजा ने इज्तिमा किया था, 60 लोग आए थे। अगर ये अवामी कुव्वत का मुजाहरा करना चाहते हैं, हम भी निकलते हैं मैदान में, ये भी निकले, देखते हैं लोग तहरीक इंसाफ की सुनते हैं या इनकी सुनते हैं। ये पिट चुके हैं। अब शाह साहब दो सवाल पैदा होते हैं। एक तो ये है कि अगर वफाक में आपकी हुकूमत ना हो तो सूबा चलाना इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि बजट तो जाहिर है वफाक से जाना होता है सूबों के, तो ये एक क्राइसिस आने वाले दिनों में हो सकता है। और दूसरा सवाल यह है कि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब की हुकूमत को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी नहीं मानते तो वो भी एक क्राइसिस रहेगा, पॉलिटिकल क्राइसिस रहेगा। तो इसका हल ये नहीं है कि आप सब लोग एक बार बैठ के फैसला कर लें सारे मामलात का और फिर मुल्क को आगे बढ़ाएं? हाँ बिल्कुल। देखिए जावेद चौधरी साहब, एक तस्वीर का रुख आपने दिखाया, एक मैं दिखाता हूँ। ये बताइए कि पंजाब में हुकूमत नहीं है नून की, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नहीं है नून की, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत नहीं है, आजाद कश्मीर में इनकी हुकूमत नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत नहीं है। ये 0 पॉइंट तक वजीर आजम बन के शहबाज शरीफ क्या करेंगे? ये क्यों अपने आप को अपनी जो थोड़ी बहुत ही सियासी साख रह गई है उसको क्यों डबोरा चाहते हैं? इन्हें मैं समझता हूं कि मईशत का हल इनके पास नहीं है, मईशत टैंक कर रही है। आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट का बुरान देख रहे हैं, आप देख रहे हैं रुपी हमारा डिप्रिशिएट कर रहा है, हर लिहाज से ये दबाव में है, अदम इस्तेहकाम है। अब एक माकूल रास्ता है, वजीर आजम असेंबली डिसॉल्व करे और नए इंतखाबात को कॉल कराए। वाहिद हल शफाफ नए फौरी इंतखाबात है। और अगर ये इत्तेहादी हुकूमत नहीं करती तो आपके पास क्या ऑप्शन है फिर? देखिए, इनकी मैं अर्ज करूं, ये इनकी मरकज में भी मुझे ज्यादा देर लोग इनके साथ ठहरे दिखाई नहीं देते। 2 वोटों की अक्सरियत है इनकी। कितने देर ठहरेंगे ये लोग? आप देखेंगे कि इनके साथ लोग नहीं ठहरेंगे, अंदर से बहुत से लोग नाला हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून में 2 धड़े हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इन्होंने हमाकत की थी हुकूमत में जाकर। अब नवाज शरीफ कहते रहे कि आप इंतखाबात की तैयारी करें, लेकिन एक टोला जो है वो इक़्तिदार को चिपका रहना चाहता है और वो इंतखाबात से कतराता रहा है। 3.5 साल इंतखाबात की रट लगाते रहे हैं और अब हम कह रहे हैं चलिए आइए, लोग कौम को इस भंवर से निकालने के लिए इंतखाबात के लिए चले जाते हैं और ये जमहूरी तरीका है, आईनी तरीका है, तो उससे कतराते हैं। लेकिन शाह साहब सवाल फिर वही है कि अगर ये गवर्नमेंट नहीं तोड़ती, असेंबलियां नहीं तोड़ती वफाकी हुकूमत, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आप खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ देंगे, पंजाब असेंबली तोड़ देंगे? जावेद चौधरी साहब, हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। कल सुबह हमारी सीनियर लीडरशिप का इजलास है। आज जब असेंबली का फैसला आया, मैंने मीडिया से गुफ्तगू की, उसके बाद मेरी खान साहब से टेलीफोन पर बात हुई
और तय हुआ कि सीनियर लीडरशिप कल मनीगाला में मुलाकात करेगी। उसमें हम जितने ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमारी ख्वाहिश कोशिश ये होगी कि मुल्क को नुकसान ना पहुंचे और आईनी जमहूरी रास्ता अख्तियार किया जाए। मुल्क की मईशत पहले टैंक कर रही है, मजीद आजमाइश में ना डाला जाए। तो कल जब ये हमारी डिस्कशन हो जाएगी तो फिर आपसे बात कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है कि आप दो असम्बलियां तोड़ दें, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की, तो उसके बाद ज़ाहिर इलेक्शन के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अर्ज ये है कि देखिए, कौमी असेंबली अपनी वक़्त पहले ही खो चुकी है। जिस कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज हो, जो कि यूनियन लीडर हो, जो कि कायदे अवान बजट तकरीर के बाद उनसे झुक के पूछ रहे हो तकरीर ठीक थी मेरी, खत्म होगी ना बात। सबसे बड़ी जमात ऑपोजिशन की असेंबली से बाहर जा चुकी और मुस्तफी हो चुकी और ला ताल्लुक हो चुकी। ये असेंबली बेमानी होके रह गई है और इनके पास हल नहीं है। इनका ख्याल था कि आएंगे तजर्बाकार लोग हैं, मईशत को संभाल लेंगे। मईशत दिन ब दिन गिरती जा रही है, आप देख रहे हैं। इन्होंने अपना जितने ये हैं अपने वकला को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, इन्होंने धमकियां देने की कोशिश की। आपने देखा जजेस को सोशल मीडिया पे इन्होंने पूरा एक ट्रेंड बिल्ड किया, जाती हमले किए गए, धमकियां दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, लेकिन अदलिया अपनी जगह पर कायम रही और जज साहबान ने आईन और पूरा मौका दिया और फिर कहते हमने बायकॉट कर दिया। आप बायकॉट किया, लाहौर में आप पेश हुए, एक वकील ने आपके दलाइल दिए, रिटन आपने अपने रिस्पॉन्स दी, आखिरी वक्त तक आज 24 उनके वकील मौजूद थे, बायकॉट कर दिया। ये कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। इनका एजेंडा था नैब को खत्म करना, करप्शन के केसेस को दफन करना, वो भी इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हमने चैलेंज किया है, वो भी जुमे को केस लग रहा है। इंशाल्लाह उनका वहां भी पता चल जाएगा ये कितने पानी में है। जी शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया शोएब शाहीन साहब ने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, आप इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मोहम्मद अलियास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एक्सप्रेस न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं। अगर शाहीन साहब इजाज़त दें तो मैं पहले लाहौर की सूरत हाल पूछ लूँ उनसे। अलियास साहब, ये फरमाइएगा अब क्या सिचुएशन है सर लाहौर के अंदर? लाहौर में जो है सूरत हाल ये है कि वरना उसके बाहर लोग बड़ी तादाद में एमपीएस और कारकुनान खड़े हैं, लेकिन अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा और ना ही उनको कहा गया है कि गवर्नर पंजाब जो है बलीगुर रहमान साहब वो हेल्प ले रहे हैं इनसे। तो चौधरी परवेज लाई दूसरे दरवाजे से गवर्नर उसमें चले गए थे प्रोटोकॉल के साथ, उनको प्रोटोकॉल भी मिल गया, तो वो अंदर चले गए थे। दरबार हाल में तैयारियां हो रही थी, पहले कहा जा रहा था जूम से करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले गवर्नर जो है नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई साहब उधर से निकले हैं गवर्नर हाउस से, और अब ये कहा जा रहा है वो इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं, जहाँ इस्लामाबाद में उनकी ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। तो ये अभी जो सिलसिला है, लोग कारकुनान इधर काफी तादाद में जमा नारेबाजी कर रहे हैं। पहले ये कोशिश करते रहे कि अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन गवर्नर उससे कहा गया कि उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पहले तो ये इस तरह सिलसिला चल रहा था। तो बहरहाल अभी भी कारकुनान बड़ी तादाद में खड़े हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल की जानिब से वो उनका एज ए सीएम उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया चौधरी परवेज लाई का, और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया क्योंकि सबसे ज्यादा इनसे इनकी चल रही थी, क्योंकि उस दिन में इन्होंने कहा था कि मैं इनके जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन अभी वो काम कर रहे हैं, जबकि आईजी साहब पहले ही छोड़ गए थे। तो यहाँ ये सूरत हाल है कि अभी ठीक। अच्छा लिया से ये फरमाइएगा, ये जो सदर साहब हैं वो लाहौर में है या इस्लामाबाद में? क्योंकि खबर ये भी चल रही थी कि सदर अपने खसूसी त्यारे पर लाहौर रवाना हो गए। सदर साहब इस्लामाबाद में ही है, लाहौर नहीं आए। उनका 1.5 घंटा पहले सुन रहे थे कि वो लाहौर आ रहे हैं। तो लाहौर में 45 मिनट की फ्लाइट होती है, 1 घंटे में इधर पहुंच जाते हैं, लेकिन टाइम इतना गुजर गया अभी तक वो आए नहीं अभी तक इधर ही, क्योंकि चौधरी साहब के दोनों साहबजादे भी इस्लामाबाद में ही हैं, सुनने में आया है। उधर ही मौजूद हैं, मुनस लाई और जो दूसरे वाले बेटे हैं, तो वो उधर मौजूद हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। तो जैसे ही वो उधर हैं तो सारे महल ये उधर ही जा रहे हैं। महल अब नई जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि उधर इस्लामाबाद में ही वो हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी और उधर से हल्फ लेके आएंगे, क्योंकि जैसे कोर्ट ने कहा था कि अगर गवर्नर पंजाब ले ले, नहीं तो फिर सदर साहब आप खुद ले लीजिए, सदर मुमलिकत
खुद उनसे आरफ अलवी बिल्कुल सही। आरफ अलवी साहब ले बिल्कुल ठीक। वो रियाज साहब आप साथ ही रहिएगा और देखते रहिएगा सूरत हाल क्या है। शुएब साहब ये फरमाइएगा, आज का फैसला तो बड़ा तारीखी है हर लिहाज से, तो अब ये इशू सेटल हो गया है या फिर इस इशू से नए इश्यूज निकलेंगे? मेरा ख्याल है इस हद तक तो सेटल हो गया है कि पंजाब में परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत कायम हो गई, पीटीआई की हुकूमत कायम हो गई, और ये केपीके और पंजाब ये दो सूबे इनके पास जब आ गए हैं तो मेरा ख्याल है टू सम एक्सटेंट पीटीआई की डोमिनेंट पोजीशन आ गई है कि ये बार्गेनिंग पोजीशन में आ गए हैं। क्योंकि जो आज से 25 मई को इनका धरने वाला जो इशू था, जो सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम आए थे, वो पंजाब से लोग निकलने नहीं दिया। 500 के करीब तो वकीलों को गिरफ्तार कर लिया, तशद्दुद किया, जिस तरह लोगों के घरों में घुस गए और जिस तरह का सिचुएशन क्रिएट की राना सनाउल्लाह साहब ने यहाँ जो कैपिटल में किया, जो वहाँ किया, तो उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल था, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन आज वो बार्गेनिंग पोजीशन में आ गए हैं। एक ये पोजीशन है। दूसरी पोजीशन ये है कि ये मुल्क चला नहीं सके। ये जो तजर्बाकार लोग थे ना, दो बातें काम कर लेते ना, सिर्फ इकोनॉमिक पोजीशन इनकी सिस्टम को चलने के काबिल भी कर देते ना। अभी तो प्रैक्टिकली तो 2 महीने से पंजाब भी इनके पास है, गो के ट्रस्टी वजीर आला थे, जिस तरह भी थे, लेकिन ये मुल्क की इकोनॉमी को चला नहीं सके, ये स्टेबिलिटी की तरफ ला नहीं सके, पोलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं कायम कर सके। इनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया है और आईएमएफ ने भी इवन इनको पैसे नहीं दिए। बाहर के भी सिंगल किसी फ्रेंडली कंट्री ने इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। जो हालात हो गए हैं ना, ये बिल्कुल हम दिवालियापन के करीब पहुंच गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें घुटने टेक देने हैं। फ्यूचर में इस बात का एक वाज़े इम्कान आ गया है कि किसी अब डायलॉग की तरफ आएंगे, अब ये फाइनल स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि ये इस तरह चल नहीं सकता। ये जो सूरत हाल है ना, केपीके अगर इमरान खान साहब के पास है, ज़ाहिर वो पहले से है, और पंजाब भी अगर उनके पास आ जाता है तो 2 सूबे उनके पास है। अब अगर वो एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो दोनों सूबों से बहुत से लोग निकल आएंगे और वो आके यरगमाल बना सकते हैं इस्लामाबाद को, ये यहाँ पे घेराव कर सकते हैं। क्योंकि अब जो पीटीआई की स्ट्रैटेजी आ रही है वो इस तरफ आ रही है कि अब एक कॉल देंगे इमरान खान साहब और उसके बाद वो इस्लामाबाद का घेराव करेंगे। दूसरी तरफ नून लीग ये कह रही है कि हमारे पास कल कोई बयानिया नहीं था, लेकिन आज के फैसले ने हमें एक बयानिया दे दिया कि अब हम अदलिया बहाली तहरीक 2 शुरू करेंगे। अब ये कहेंगे कि इन जजेस से जान छुड़वानी चाहिए। तो अब दूसरी तरफ से एक नई तहरीक शुरू हो रही है, उधर से एक ये तहरीक शुरू हो रही है, तो अल्टीमेटली फिर फैसला तहरीकें करेंगे। मेरा नहीं ख्याल। देखिए, बात यह है कि जो ये नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे थे ना परसों से तरसों से, सैटरडे वाले दिन तो इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, दिन में कोर्ट में पेश भी हुए, लेकिन जब चीफ जस्टिस साहब का वो ऑर्डर आया ना जो 6 सफ़े पे मुश्तमिल था, जिसपे उन्होंने ये लिख दिया कि प्रमा अफशाई लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल टोटल स्ट्रेटजी बदल दी। और वो तंग इस बात पे आए हुए कि मुजाहमत की पॉलिसी तो थी नवाज शरीफ की, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारा था उनका, वो चला गया इमरान खान के पास कुदरती तौर पर। जब उनके पास गया, आज आपने देखा पूरी मशीनरी इस्तेमाल करके पंजाब में मतलब 19 या 20 सीटों में से 4 सीटें ये ले सके और 15 सीटें उनको मिल गई पीटीआई को, और बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ। तो उसके बाद तो इन्होंने देखा कि यार हम तो कोई वजूद ही हमारा खत्म हो गया है, तो 2/3 मेजॉरिटी लेकर आ जाएगा। तो अब उन्होंने स्ट्रेटजी बदली, अब उस स्ट्रेटजी को चेंज करने के लिए, लेकिन इस पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ अब लोग इस वक्त जल्दी चेंज नहीं होते, क्योंकि लोगों को यह भी देखना है कि उनकी भूख किस हद तक चली गई है, उनको पेट्रोल कितने में मिल रहा है, मोटरसाइकिल वाला कितने पैसों का पेट्रोल खरीद रहा है। ये आए किस नारे के साथ थे? मार्च में और फरवरी में महंगाई मुकाओ मार्च का नारा लेकर ये आए थे, और वो गाड़ियों पे आगे लिखा हुआ सब महंगाई होगी जी, और हम सब कहते थे वाकई महंगाई होगी, महंगाई थी भी। इमरान खान पिटता था कि यार मैं पूरी दुनिया में सबसे कम महंगाई लेके बैठा हूँ, हम कहते थे नहीं गलत कहता है। और हालात ऐसे पैदा हो गए कि आपने 3 महीने में उतनी महंगाई कर दी जो उसने 4 साल में, 3 साल, 3.5 साल में नहीं की। तो आम आदमी का वो इश्यू है। आम आदमी ने जब ये देखा कि जो ये महंगाई मुकाओ मार्च तजर्बाकार लोग आए थे, उन्होंने तो आके तबाह पर बात कर दिया। आपका प्रैक्टिकली इंडस्ट्रियलिस्ट को आप एलसी के आप ये समझते हैं वफाकी हुकूमत भी खत्म होगी। रायसा ये फरमाइएगा सर, ये एक कानून और आइन से हटकर आपसे एक सवाल है कि ये जो सियासी हालात हैं इस वक्त, उसमें आपको क्या नजर आता है? ये मुकाबले की तरफ जाएंगे, मज़ामत की तरफ जाएंगे, दोनों पार्टियां लड़ेंगी, या फिर अल्टीमेटली दोनों पार्टियां बैठ के फैसला करेंगी? देखिए, मुझे ये लगता है कि दोनों के हाथ में कुछ ना कुछ आईनी कानूनी पत्ते तो हैं। देखिए, वफाकी हुकूमत का वो जोग्राफियाई तौर पे इस्लामाबाद तक महदूद हो, उसके पास बहुत ताकत है। नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो टैक्स हैं उसकी जो तकसीम है सूबों में, वो वफाकी हुकूमत करती है। बहुत से इदारे हैं, स्टेट बैंक है, दीगर इदारे हैं, उनके जो ओहदेदारान हैं उनका तकर्रुर वफाकी हुकूमत करती है।
आपके खारजा उमूर, आपका दिफा, ये तमाम मामलात जो हैं वो वफाकी हुकूमत के हाथ में होते हैं। और याद रहे कि सन 88 में भी एक ऐसी सूरत हाल थी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिर्फ वफाक में और सिंध में थी, और वो ज़ाहिर है मुश्किल से चली वो हुकूमत और 18 महीने में गिर गई। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है कि ये 2-4 महीने नहीं गुजार सकेंगे, इतना वक्त शायद ये जरूर गुजार लें और शायद उससे ज्यादा भी गुजार लें। इस दौरान IMF से जो भी मामला होना है, उनके बोर्ड की मीटिंग है 13 अगस्त को, शायद PTI भी ये चाहे कि ये मामला खत्म करके आगे बढ़े ताकि पैसे आ जाएं, हालात बेहतर होना शुरू हों। अगर इलेक्शन होने हैं और नई हुकूमत आनी है तो ये तमाम मामला इस अरसे में अगर तय हो जाते हैं तो आने वाली हुकूमत के भी हक में होगा ये। तो मुझे ये नजर आता है कि एक सियासी चपकलश तो चलती रहेगी, लेकिन किसी ना किसी सतह पे PTI भी शायद ये चाहेगी कि वफाकी हुकूमत कुछ अरसा और कायम रहे, मुश्किल जो काम है वो कर डाले और उसके बाद इलेक्शन हो। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, ये जो सियासी स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको नजर आ रही है आने वाले दिनों में, और क्या वफाक जो है, वफाकी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो ये अफोर्ड कर सकती है कि जल्दी इलेक्शन हो जाए? देखिए, उनके तो शायद ख्याल में ये हो कि इस वक्त एक PTI की हवा है जो 17 जुलाई को हुआ, वो शायद तामुल चाहें कि फौरन इलेक्शन ना हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जितनी देर वो हुकूमत पे रहते हैं, अगर हालात ठीक नहीं होते तो उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है, जो उनकी साख है, उसको नुकसान पहुंचता रहता है। सो मुस्लिम लीग नून एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। जल्दी इलेक्शन कराएं तो उसमें भी मसला है, देर तक बैठें तो शायद उसमें भी मसला है। लेकिन मुझे लगता यही है कि शायद वो फौरी इलेक्शन ना कराना चाहिए। ठीक हो, लतीफ खोसा साहब ने ज्वाइन किया। खोसा साहब, आपका बहुत बहुत मैं सर, आप कोई कार्ड बचे हैं आपके पास, यानी इत्तेहादियों के पास? क्योंकि आसफ अली जरदारी साहब तो जाहिर है इस वक्त सालगिरह में मना रहे हैं और वो दुबई में है, तो कार्ड अब आपके पास क्या बचा सर? देखिए, इसमें कार्ड की क्या बात है। आई थिंक यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। जब नेशनल इंटरेस्ट हो जहां, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गेट टुगेदर टू सैल्वेज द सिचुएशन। आपकी इस वक्त जो है डॉलर देखें कहाँ जा रहा है, आपकी जो है इन्फ्लेशन कहाँ जा रही है, आपका जो है ये प्राइस हाइक हुआ है, आपकी इकोनॉमी किस तरह से फॉल्टर कर रही है, इसमें हम सारे जिम्मेवार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। PTI ने शुरुआत की हमारे वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से, IMF के, उसको कंटिन्यूटी आई, उसमें जो है आपने देखा कि किस तरह से जा रहा है। अब हम लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। खुदारा, ड्रॉ अ लाइन, सेव द कंट्री, से सैल्वेज द सिचुएशन, इकोनॉमी को संभालिएगा। आप कार्ड्स की बात कर रहे हैं। इज द रिपब्लिक इंटरेस्टेड इन दिस? आर द पीपल इंटरेस्टेड इन दिस? इज इट देयर प्रॉब्लम कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, या कौन प्राइम मिनिस्टर रहेगा या कौन प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा? आप जरा अपनी देखिए तो सही, आपके फॉरेन रिजर्व कितने रह गए हैं, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस का क्या है, आपका फिस्कल डेफिसिट क्या है? तो आपका मशवरा ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर मान के एक सियासी लाहे-अमल, मुश्तरका सियासी लाहे-अमल तैयार करना चाहिए? एब्सोल्युटली, देयर इज नो अदर ऑप्शन। देखिए, चौधरी परवेज इलाही साहब को अपना सुप्रीम कोर्ट ने बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात के जो ऑपोजिशन ने जाहिर किए, जो वैलिड थे, सॉलिड थे, आप खुद बताइएगा मुझे जावेद चौधरी साहब कि अगर अपीलें पेंडिंग हैं उन 25 लोगों की, मुझे बताएं, कैन यू डिसाइड दिस इशू विदाउट डिसाइडिंग देयर अपील्स? फर्ज करें अपील जो है, जो कंटिन्यूएशन होता है, एक तसलसल होता है उस इब्तदाई प्रोसीडिंग्स का, अगर उसमें वो रेस्टोर हो जाते हैं तो फिर कहाँ रह जाती है चौधरी परवेज इलाही साहब की, कहाँ ये सारा प्रोसेस रह जाता है? तो देखें, इसलिए पहले उसे डिसाइड करना लाजिम था। फिर इसी तरह जब आपके 3-2 की रेशो से सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अरे बाबा, ये आइन में कहाँ लिखा है कि चले आपके वोट काउंट नहीं होंगे? तो आपने उस आर्टिकल ही को रिडंडेंट कर दिया, आपने उस यानी अदम एतमाद की। तो खोसा साहब, आप आज के फैसले से मुतमईन नहीं, आप इसे गैर कानूनी या गैर आईनी समझते हैं? देखें, ये जो ऑपोजिशन के, या सॉरी, जो गवर्नमेंट की डिमांड थी कि फुल कोर्ट इस पर बैठे, इसमें क्या मतलब है? देखें, तजादात हैं। 2015 वाला फैसला देख लीजिएगा, 2018 वाला फैसला देख लीजिएगा, उनमें एक मुख्तलिफ आरा लार्जर बेंचेस ने किए हैं। आप बिल्कुल कीजिएगा, हम फैसला जाहिर है तस्लीम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने फैसला दिया है, दैट इज अ फैक्ट अकम्प्लिश्ड। आज चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही बने गए सर आंखों पर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है,
सर आंखों पर। हमने तो भुट्टो साहब को फांसी दी, अदलिया ने, हमने फिर भी जो है माय लॉर्ड कह के एहतराम किया थ्रू आउट। आज भी हम उसमें गए हुए हैं, रेफरेंस प्रेसिडेंशियल है, हमारी भी इस्तदा है, खुदारा उसे भी जो है फैसला कीजिएगा। आपने इसे तो बड़ी सूरत से किया है, बड़ी तेजी से किया है, अच्छा किया चले। तो वो भी तो एक नेशनल क्राइसिस है, नेशनल इशू है। पाकिस्तान के अवाम एक ऐसे अजीम कायद और स्टेट्समैन से महरूम हुए जिनका आज सारी दुनिया कहती है एक जुडिशियल मॉडल था, प्लस जियाउल हक और उस वक्त की जुडिशरी ने उनको किया और जुडिशियल जजों ने खुद तस्लीम किया कि हमने दबाव में किया। तो देखिए बहुत सारे मसाइल थे जिसमें हम चाहते हैं कि स्ट्रीमलाइन हो, ताकि एक हमारे इदारे की, हमारे सुप्रीम कोर्ट के इदारे की जो है, लेकिन आपको फैसले पर रिजर्वेशंस हैं जो मैंने अंदाजा लगाया आपकी गुफ्तगू से, लेकिन साथ ही आप ये चाह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर मान के चीजों को आगे की तरफ लेके जाया जाए, बजाय इसके कि इस क्राइसिस को मजीद बढ़ा दिया जाए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का नुकसान होगा। देखें, हमने तो हमेशा पाकिस्तान के लिए सोचा है, पाकिस्तान की अजमतों के लिए सोचा है। हमारी इंटरनल जो है पॉलिटिशियंस की, अब अगर मोहतरम इमरान खान साहब इतना जिद करें कि सड़कों पर सारे मामलात को हल करना है, तो मुझे बताएं आप क्या आईनी तरामीम कर सकते हैं, क्या आप कानूनी तरामीम कर सकते हैं, तो क्या आप आपका मशवरा ये इत्तेहादी हुकूमत को कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब को मुबारकबाद पेश करके इस फैसले को तस्लीम कर लें? देखिए, मैं कौन होता हूँ ये अपनी आप पार्टी के सब कुछ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नहीं, वो पार्टी का मैं बिल्कुल हूँ, इसमें कोई शायबा नहीं है। लेकिन ये तो देखें, पार्टी के सारी बैठ के इसका फैसला करेगी। मेरी तरफ से, अगर मेरी जाती तरफ से एज ए लॉयर कहते हैं तो बिल्कुल उन्होंने जीता है केस, और मैं इसमें कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। और इसी तरह मैं कहता हूँ, इमरान खान साहब ने जो कैंपेन चलाई है, बयानिया गलत था, जैसा था उनका बयानिया चला है, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। जिस तरह से उन्होंने पंजाब का इलेक्शन लड़ा है, बाई इलेक्शन, वो वाकई उनका जो है, उन्होंने उसको बावर करवा दिया आवाम को कि जो है वो उनको इस्तेहकाक मिला, उनको वोट्स मिले, और वो सारों ने तस्लीम किया उस नतीजे को। मैं इस बात में नहीं जा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ खुदारा, The politicians have to rise above themselves। ये बिकरिंग छोड़ दें। इस वक्त रियासत डूब रही है, अवाम जो है वो कस्म पुरसी के आलम। कल का दिन बेहतर होना चाहिए पिछले दिनों से, जो खोसा मैंने आपकी बात से अंदाजा लगाया। यस सर, चौधरी साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि आइए मिलकर बैठे। हमने मिसाक मईशत की बात की थी, उसको इस्तकलाल देना चाहिए। हमने कहा कि आपस में मिल बैठकर जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं करेंगे, सियासी इस्तेहकाम नहीं करेंगे, जब तक आप। लेकिन खोसा साहब, ये जो नया क्राइसिस है उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लिया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब अगर चौधरी शुजात साहब से खत ना लिखवाते तो आज पाकिस्तान यहाँ पे ना होता, 22 जुलाई को ये फैसला हो जाता। देखें चौधरी, खुदारा ऐसा ना कीजिए चौधरी साहब। माशाल्लाह चौधरी शुजात साहब एक बहुत मंझे हुए एक जो है सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है। वो बच्चे हैं कि अपना सदर आसिफ अली जरदारी साहब गए हैं और उनसे चिट्ठी लिखवा के ऐसे ही लेकर चले आए। यानी चौधरी साहब को ये खत नहीं लिखना चाहिए था। नहीं, ये तो देखें आप क्यों, उनके इस्तेहकाक था पार्टी हेड। आप अगर पहले फैसले देखें तो, और मैं तो 4 साल सेक्रेटरी जनरल रहा हूं पीपल्स पार्टी का, मुझे पता है कि सारे फैसले जो है पार्टी सरबराह करता है, पार्टी सरबराह करता है। चाहे वो कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो पार्लिमानी जो है पार्टी का जो है फैसला हो, वो हमेशा पार्टी सरबराह करता है। ये ठीक है, आपने वहाँ पार्टी की जो है लिखा हुआ है कि जो है पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है और वहाँ पार्टी हेड का जिक्र है, मगर हकीकत ये है, हकीकत में जो प्रैक्टिकल है वो ये है कि पार्टी सरबराह हर जो है उसका हिस्सा होता है। बिल्कुल, लेकिन खोसा साहब, आज के फैसले के बाद अब पार्टी कुछ नहीं है, अब जो पार्लिमानी कमेटी है वो फैसला करेगी। बहरहाल खोसा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा राय साहब कि ये जो रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है 25 अरकान की, अगर उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक डिफरेंट फैसला दे देती है, क्योंकि जाहिर है उसके अंदर भी बहुत से लकूनाज है और आप केस लड़ रहे हैं, तो वो फैसला हो जाता है, तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब कहाँ एग्जिस्ट करेंगे सर, कहाँ स्टैंड करेंगे? ये मैं वो केस नहीं लड़ रहा, इलेक्शन कमीशन में वकील था, सुप्रीम कोर्ट में मैंने नई अपील दायर की और वो करा है। ये बात ठीक है खोसा साहब की कि अगर उस अपील में फैसला ये आ जाता है कि उन लोगों को डिसीट नहीं किया जाना चाहिए था, उनके वोट मुस्तरद नहीं होने चाहिए थे,
क्योंकि फैसला या डायरेक्शन जो थी वो पार्टी हेड की थी, पार्लिमानी पार्टी की नहीं थी। हालांकि वहां पे पीटीआई का मौकफ ये है कि डायरेक्शन पार्लिमानी पार्टी की थी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने मिनट्स पेश किए 2 मीटिंग्स के पार्लिमानी पार्टी की, और ये इसरार किया कि जो खत इमरान खान साहब का हवाला देके असद उमर साहब ने लिखा वो पार्लिमानी पार्टी के फैसले का एक तरह से अयादा था या तौसीक थी। लेकिन बहरहाल ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। वहां अगर इसका फैसला मुनर्रिफीन के हक में होता है तो ठीक हो। साहब ने कहा कि आज का फैसला फिर एक नए तनाजुर में देखना पड़ेगा। हालांकि आज जिक्र हुआ इस बात का और अदालत की तरफ से ये कहा गया कि वो अब मामला पीछे रह गया है क्योंकि इलेक्शन हो गए हैं और दोनों फरीकैन ने, हमजा साहब ने और परवेज इलाही साहब ने, अदालत के सामने आके ये फैसला किया था जो एक कंसेंट ऑर्डर में लिख दिया गया कि अब इलेक्शन होंगे और जो इलेक्शन 17 जुलाई को होंगे उसके बाद रन ऑफ इलेक्शन होगा और नया वज़ीर आला मुंतखब होगा। तो एक नुक्ता नजर ये हो सकता है कि उन अपील की अब अहमियत नहीं रही, लेकिन बहरहाल जब वो अपीलें सुनी जाएंगी तो ये तमाम मामला फिर अदालत के सामने आएंगे, जाहिर है फिर दोबारा खुल जाएं। ये बताइए कि शाहीन साहब की अगर उसका जाहिर रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, अपील और उस पे डेफिनेटली फैसला तो होना है। कोर्ट ने उसको सुनना ही सुनना है, उसको साइड पे नहीं रखा जा सकता, ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता और जाहिर प्रेशर भी आएगा कोर्ट पे। तो उसके ऊपर जो नुक्ते उठाए गए हैं वो जाहिर बड़े क्लियर है कि ये फैसला करना होगा कि क्या वो पार्टी हेड जो है उनका जो लेटर साथ लगा हुआ है, क्या इमरान खान साहब की डायरेक्शन पे उन लोगों ने वोट दिए थे या फिर ये वाकई पार्लिमानी पार्टी के अंदर फैसला हुआ था। राजा साहब ने इसको क्लियर कर दिया, उसमें मिनट्स हैं पार्लिमानी पार्टी के भी, वो पेश भी किए गए हैं। यानी पार्लिमानी पार्टी का फैसला और पार्टी हेड का फैसला एक ही था, लिहाजा उसमें कोई कंफ्यूजन और कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं थी। जब वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं थी तो पार्लिमानी पार्टी का फैसला भी वही फैसला तस्वर होगा जो पार्टी हेड का फैसला था, फिर तो उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। नंबर 2, पार्टी हेड का फिर काम वहां आता है जब डी सीट करने का मामला है, वो एक्सक्लूसिव राइट है पार्टी हेड का, तो वो एक्सरसाइज हुआ। और इसके बाद जैसे राज साहब कह रहे हैं विद कंसेंट जब ऑर्डर आया कि इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद इरफान कादर साहब ने ज्वाइन किया, अगर आप इजाजत दें, आपके सीनियर है, मैं उनको लेना है। इरफान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये क्या देखते हैं आप, और क्या आज ये चैप्टर क्लोज हो गया है या फिर ये नई किताब खुलेगी कल से? ये नई किताब खुल गई है, ऐसी किताब पहले कभी नहीं खुली, और इसका फैसला अच्छा या बुरा है मैं उस पर कुछ भी नहीं कहूंगा। तारीख जो है वो अब इसका फैसला करेगी, क्योंकि ये फैसले का पोस्टमार्टम होगा। और लेकिन अभी भी इसको वेंटिलेटर लगाया जाएगा, और वेंटिलेटर के साथ हो सकता है कि इस फैसले से जो एक अदालती निज़ाम की या एक अदालती साख की जो साख मजरू हुई है, वेंटिलेटर के जरिए शायद उसको बचा लिया जाए। और वो वेंटिलेटर है एक तगड़ा रिव्यू फाइल किया जाएगा, और उसमें यह इस्तदा की जा सकती है कि ये जो मौजूदा जज साहबान है, क्योंकि उसमें इम्प्लिसिट होगा कुछ ऐसी चीजें जिससे कि रिकूजल जो है वो भी ऑटोमेटिक उसमें मिलेगी। इन जज साहबान के लिए मुश्किल फिर हो जाएगा वो सुनना। कोई भी दूसरा जज इसको सुनेगा तो ये मैं नहीं समझता कि ये मेंटेन हो सकता है। तो अब आपका ख्याल ये है कि आपके मौक्कल या हुकूमत वक्त जो है या इत्तेहादी ये अपील करेंगे, ये जाएंगे अदालत में, क्योंकि आज तो आपने बाइकआउट किया था। वैसे तो इसमें अपील ना भी की जाए और रिव्यू ना भी किया जाए तो इस फैसले की कभी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, क्योंकि ये फैसले की जो बुनियाद है वो आइन की सरीहन वायलेशन है। और ये शुरू में मैंने ये कह दिया था, बहुत पहले दिन ही कह दिया था। और ये जो फैसला इन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में किया है वो भी मैंने शुरू में मेरा ख्याल है पहले घंटे में कह दिया था कि उसका मंतकी अंजाम ये होगा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं कर सकती। और बिल्कुल वैसा ही हुआ था, लेकिन वो बावजूद इसके कि वो सही फैसला था टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन जो फैसला चंद 1-2 दिनों में होना था उसमें भी बहुत देर लगी। तो ये सारी चीज जो है ये हमारी जो जुडिशरी एज अ होल है वो ऑन ट्रायल होगी, और जुडिशरी में ये सख्त उनको अपने आप में डालनी होगी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को टॉलरेट करके ऐसा बेंच हो जहां पे कि जजेस मुख्तलिफ ओपिनियन दें और हर कोई एक दूसरे के ओपिनियन को सुनने की कोशिश करे और फिर इस नतीजे पे पहुंचे
कि जो सही मंतक है वो किसका है। जब तक ये स्पिरिट सुप्रीम कोर्ट में पैदा नहीं होगी, ये इंस्टीट्यूशन मैच्योर नहीं होगी और सही और अच्छे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स नहीं आ सकते। अच्छा, वैसे इरफान साहब आपको इस फैसले पे एतराज क्या है? क्योंकि जाहिर है जो सूरत सामने रखी गई थी, जो दलाइल दिए गए थे, जो मौक़िफ़, जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे, उसके मुताबिक जजेस ने फैसला कर दिया। सबसे बड़ा एतराज ये है कि जजेस की अटैचमेंट इस केस के साथ, दूसरा उनका इमोशनलिज्म, उनका हद से ज्यादा पैशनेट होना, उनका केस को सुनने का अंदाज कि वो कोई पॉइंट ऑफ व्यू वो सुन नहीं सकते थे जो वो नहीं चाहते थे सुनना। तो ये चीज जो है, ये एक जज को जो कि इस लेवल पे चला जाए, जबकि वो सीनियर मोस्ट जज हो, जब वो चीफ जस्टिस के लेवल पे हो, तो अगर ये जज सारे मेरे सामने पेश हो रहे हो और मैं चीफ जस्टिस हूं, तो मैं बड़े आराम से इनको सुनूं, बल्कि मुस्कुरा के सुनूं, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो भी मैं बड़ा टॉलरेट करूं इनके साथ, और बल्कि सोचूं उस पर कि आखिर इनका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, बजाय इससे कि मैं उसको मौका ही ना दूं किसी को बोलने का। नहीं सर, वैसे अदालत में मौका तो दिया जाता रहा। एक सेकंड, ये 3-4 दिन की जो हेयरिंग हुई है, लेकिन इरफान साहब आपको तो मौका दिया जाता रहा था। सुने तो सही जी। मैंने तो रिव्यू में कहना है कि इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग निकालें आप। ऑडियो रिकॉर्डिंग में आप देख के हैरान रह जाएंगे कि वकील सुन रहे थे और जज बोल रहे थे। ये इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। तो मेरा मतलब है कि खुदा के वास्ते हम तो चले जाएंगे, हम अब कितना अरसा रहेंगे, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमें चाहिए ऐसी छोड़ के जाएं। एक ऐसा कल्चर हम कायम करें जहां पे कि वकील और जज आपस में जब गुफ्तगू करें तो फौकियत दलील को हो, ना कि एक दूसरे को दलील करें। लेकिन वैसे जो कोर्ट रिपोर्टिंग हुई है उससे तो ये था कि बार बार जजेस पूछते रहे, आपसे भी, मंसूर साहब से भी पूछते रहे, सलाउद्दीन साहब से भी पूछते रहे कि कोई तो आप हमें जवाब दें कि किस बुनियाद पे फुल कोर्ट बनाए। और ये बार बार पूछा गया था कि ये बताएं कि जब परवेज इलाही साहब के वोट्स 186 हैं और हमजा शहबाज के 179 हैं, तो किस बुनियाद पे हमजा शहबाज साहब को चीफ मिनिस्टर माना जाए, कोई एक दलील तो दें। तो ये कहा गया कि आप लोगों के पास दलील कोई नहीं थी। हाँ, ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास दलील कोई नहीं है। ऑर्डर में लिखा, मेरे बारे में भी लिखा ऑर्डर में, पैरा 6 में 23 जुलाई के ऑर्डर में। और मैंने जब 25 तारीख को आर्ग्यू किया तो सबसे पहली बात ही मैंने ये टेकअप की। मैंने कहा कि जी मेरे बारे में ये लिख दिया गया कि मेरे पास दलील कोई नहीं है, मेरे पास दलील है। और उस दिन तो मैंने कहा था कि मैं टेंटेटिव असेसमेंट दूंगा, और हमारे पास लीडिंग भी नहीं थी, और हम 1 घंटे के नोटिस पे वहां खड़े होकर इतना बड़ा केस आर्ग्यू कर रहे थे। वो तो मैंने जजेस के अदब में टेंटेटिव असेसमेंट देनी शुरू कर दी थी, वरना तो मैं कभी भी उनके कहने पे स्पर ऑफ द मोमेंट पे आर्ग्यू ही ना करता। एक दफा एक जज साहब हुआ करते थे, जवाद ख्वाजा साहब, बड़े नामी ग्रामी जज गुजरे हैं, सलमान राजा साहब खामोश बैठे हैं, उनको जानते हैं। तो वो जो जवाद साहब थे, वो उनका कमाल ये था कि वो स्पर ऑफ द मोमेंट पे पॉइंट निकालते थे, और उन्होंने एक पॉइंट निकाला और बड़ी सख्ती से कहा कि आप बताएं। तो मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे आप रिएक्शन टाइम दें, ये नया नुक्ता है, ये तो नुक्ता कभी आपने ऑर्डर शीट से भी स्पेल नहीं होता, प्लीडिंग से भी स्पेल नहीं होता, तो मैं तो इतनी जल्दी असिस्ट नहीं करूंगा। लेकिन इनके साथ मैंने कहा कि चलें टेंटेटिव असेसमेंट देता हूं, और उसके बाद नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे मैंने कहा ये जो आपने लिख दिया है कि हम जवाब नहीं दे सके, तो ये बैकग्राउंड थी, अब मैं आपको जवाब देता हूं। और जब मैंने जवाब दिया तो मैंने बहुत से रीजन दिए, और वो रीजन इतने कन्विंसिंग थे कि 2 जज साहब जो हैं, सीनियर जो 2 जज हैं, वो तो बिल्कुल खामोश हो गए। उनके पास ऑब्वियसली उसके खिलाफ वो बात कर ही नहीं सकते थे। लेकिन मुनीब अख्तर साहब जो हैं, उनका मैं समझता हूं बहुत बड़ा दिल है कि उन्होंने काफी मुश्किल में पढ़ के भी उनको ये कहना पड़ा कि इरफान कादिर, हाँ हम आपकी बात, आप ये कह रहे हैं, हम समझते हैं इसको, हाँ ठीक है। अच्छा, वैसे इरफान साहब एक है ट्रिकी सा सवाल है, और मैं उसको बड़े अदब से आपके सामने कर रहा हूं। सवाल सिंपल है कि आप ये महसूस करते हैं कि 3 जजेस का जो बेंच था ये बाइस्ड था, और ये फैसला बाइस्ड है? देखें, दिल से तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम बड़े नेक हैं, वो जेन्युइनली मुगालते में होते हैं कि हम बड़ा नेक काम कर रहे हैं। वो कई दफा रिलीजन को भी बीच में ले आते हैं, वो वाकई सोच रहे होते हैं। लेकिन ये इस तरह के जो
ये जो कॉन्शियस जो विम्स ऑफ समबडीज कॉन्शियंस, एक तो विम्सिकल कॉन्शियंस होती है, एक वो कॉन्शियंस होती है विच इज बेस्ड ऑन रीजन। तो मैं लेटली देख रहा हूं कि एक विम्सिकल कॉन्शियंस जो है वो बनती जा रही है हमारी कुछ लोगों की। हमें इस विम्सिकल कॉन्शियंस से निकलना होगा और दूसरे के ज़मीर को भी झंझोड़ना होगा। अगर एक शख्स जो है वो खुदा का कलाम पढ़ रहा है तो उसको ये सोचना चाहिए कि दूसरा शख्स जो नहीं भी पढ़ रहा उसके दिल में भी खुदा है, वो भी मुसलमान है। तो लिहाजा हम इसलिए किसी को रद्द नहीं कर सकते कि हमने मजहब का यानी जोश जज्बा हमारे मुताबिक ज्यादा है। तो ये जो एक जोम पैदा हो गया है इसको भी हमें डिस्पेल करना है और हमें सिर्फ अपने मजहबी होने पर ही मान नहीं करना, बल्कि हमें एक आजी और इंतसारी भी लानी है। ये सर वैसे किन की बात कर रहे हैं आप इरफान साहब? आपका इशारा किन की तरफ है? मैं किन की बात कर रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है मजीद वजाहत। नहीं वैसे क्योंकि हम कोर्ट में नहीं थे इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। ये आप फैसला पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा किन की बात कर रहा हूँ। नहीं वैसे आपका ऑडियो मैं बल्कि रिव्यू के साथ पहली दफा नई एक्सपेरिमेंट करूंगा और मैं वो ऑडियो मंगवाऊंगा रजिस्ट्रार से फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के नीचे और रिव्यू में सफिशिएंट कॉज एस्टेब्लिश करने के लिए और एरर्स ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने के लिए साथ लगाऊंगा। और आपने ये फैसला कर लिया है कि आप रिव्यू में जाएंगे और ये फैसला दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ने किया है, हमजा शहबाज साहब ने किया है, ये वफाकी हुकूमत ने किया है? किसने किया सर रिव्यू में जाने का? अभी किसी ने नहीं किया, ये तो मेरा ज़हन है। अभी तो फैसला आया, रात को तो फैसला है। तो आपकी राय ये है कि जाना चाहिए? जब वो उनके पास टाइम होगा तो वो बेचारे मेरे साथ बैठेंगे तब। ठीक हो गया। अच्छा राय साहब आप फरमाइए कोई आप, क्योंकि इरफान साहब बड़े क्लियर है, इरफान कादर साहब इस सारे मामले में वो ये समझते हैं कि फैसला ठीक नहीं है, बाइस्ड है और ये एक ऐसा फैसला जिसको चैलेंज किया जा सकेगा और पहली मरतबा ऐसा होगा कि जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसकी ऑडियो मंगवा के तो ये दोबारा उस मामले को टेकअप करना चाहते हैं। तो आपका क्या रिस्पॉन्स है सर इस पे राय साहब? देखिए मेरा तो रिस्पांस पहले दिन से जब ये मजारी साहब ने किया ये था कि उन्होंने गलत किया। चौधरी शुजात के पास कोई इस्तेकाक नहीं था ये खत लिखने का। पार्लिमानी पार्टी और पार्टी हेड में वाज़े तफरीक है। यही बहस हमने इलेक्शन कमीशन के सामने भी की थी 25 मुनारिफीन के सामने की तरफ से, और यही बहस है जो उस वक्त। लिहाजा मेरी नजर में इस हद तक इस फैसले में कोई खराबी नहीं है कि उन्होंने ये कहा कि चौधरी शुजात साहब पार्लिमानी पार्टी को नहीं पाबंद कर सकते थे और उनके खत को ना मानना जो है वो 63A के तहत हिराफ नहीं है, लिहाजा उनके वोट शुमार होंगे। ये तमाम बातें मेरी नजर में बिल्कुल ठीक हैं। और जो माजी के फैसले जिनका हवाला दिया जाता 2015 का फैसला, फिर जो मियां नवाज शरीफ का केस था जिसमें मैं उनका वकील था, मियां नवाज का, जिसमें उनको पार्टी सदारत से हटाया गया, तो तमाम फैसले मेरी नजर में हैं, मेरे सामने हैं और मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन फैसलों के हवाले से। लेकिन किसी भी फैसले में 63A में तफरीक है पार्लिमानी पार्टी और पार्टी हेड के दरमियान, उसका अहाता नहीं हुआ। जो 2015 का फैसला है 8 जज साहिबान ने 17 में से कहा है जरूर कि पार्टी हेड जो है वो 63A को कंट्रोल करता है, लेकिन वो जाहिर है कि वहां ये मामला नहीं था पार्लियामेंट पार्टी हेड के दरमियान ताकत की तकसीम का। तो एक जुमला आ गया लेकिन वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट नहीं था, लिहाजा वो बाइंडिंग नहीं था और ये बात आज अदालत ने कही भी है। तो जिस हवाले से भी मुझे कानूनी तौर पे तो फैसले में कोई सुकून नहीं आता, लेकिन जो दूसरा इसका एक पस मंजर है जो 63 रेफरेंस फैसला आया जिसमें यह कहा गया कि मुनर्रिफीन के जो वोट हैं उनका शुमार ही नहीं होगा, उस हवाले से मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो अगर फैसला ना आया होता तो 16 अप्रैल को हमजा शहबाज साहब जो मुंतखब हुए थे 197 वोटों से वो कायम रहते और उस बुनियाद पे वो वज़ीर आला होते। तो ये इसका राज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए शेख साहब, क्योंकि आखिरी प्रोग्राम के हिस्से में पढ़ रहे हैं, तो आपकी क्या टेक है कि इरफान कादर साहब को जाना चाहिए रिव्यू में? क्योंकि मुझे लगता है कि वो बेंच की जो ज़मीर है उसके ऊपर सवाल उठाएंगे। देखिए मेरा ख्याल है कि कल जो लॉ मिनिस्टर साहब आए उन्होंने कहा हमें आपके ऊपर एतमाद है, ठीक, हम आपकी अदम एतमाद नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट इसलिए बना दिया जाए। नहीं, कल उन्होंने तो ये कहा फुल कोर्ट सिर्फ इसलिए, वो रात को बाइकाट का फैसला आया, कल की बात है, उन्होंने कहा इसलिए फुल कोर्ट बना दें क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इन्वॉल्व है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस केस में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इन्वॉल्व ही नहीं था। इसमें सिंपल 3 बातें थी, 186 वाले को रखना है या 179 वाले को, नंबर 1। नंबर 2, पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी या चौधरी शुजात साहब बीइंग पॉलिटिकल हेड फैसला करेंगे। नंबर 3,
पुरानी जजमेंट्स जो आ चुकी हैं 63A के ऊपर, या जो 2015 और 18 वाली, उसकी क्या रेशो डिसीडेंड आई, प्रिंसिपल्स क्या तय हुए हैं, ये 3 चीजें थी। मेरा ख्याल है कि सफिशिएंट टाइम दिया गया, ठीक, सैटरडे को भी, कल भी और आज भी। आज जहां तक इरफान कादर साहब अपना जो जवाब है या दलील है वो पेश नहीं कर सके, मेरा नहीं ख्याल। देखें, आज भी कोर्ट ने पता है क्या कहा, उसने कहा जिस किसी ने बात करनी है, इन्होंने जाकर कहा हम बाइकआउट कर रहे हैं, उन्होंने उसके बावजूद कहा कि आप बैठे सुने, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी बहस करनी है वो आ जाए। तो इतनी फेयर अपॉर्चुनिटी अगर कोर्ट दे रही है तो उसके बाद ये कहना कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी, नहीं दी, मेरा ख्याल है ये नामुनासिब होगा सीनियर लेवल पे। हमारे कोर्ट में थे आज आप? मैं गया था, ठीक। लेकिन वहां उन्होंने जब इन्होंने बाइकाट की बात की तो उसमें उन्होंने कहा कि उसके बावजूद आप बैठे सुने। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी जी बैठे रहे, कोई भी वकील आकर के बात करना चाहे तो आ जाए, किसी भी पार्टी का। फिर उन्होंने ज़ाहिर पीटीआई के वकील को भी सुना, बाकी लोगों को भी सुना। 3 दिन उन्होंने मुस्तकिल सुना और रात को ये जो फैसला आया 9 बजे के करीब। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस ग्राउंड पे कि जी हमें सुना नहीं गया, ये तो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि रिव्यू में वही जज बैठता है। अपील और रिव्यू में फर्क है। अपील किसी भी जज के पास जा सकती है, यहां रिव्यू में वही जज बैठने के पाबंद है अंडर द सुप्रीम कोर्ट रूल। तो वो उसी जज के पास कहेंगे कि आपने हमें सुना नहीं, वो कहेंगे कि भाई आप बता दो कब हमने आपको नहीं बुलाया, कब आपको कहा कि हमने आपको का कोई खास फायदा नहीं होगा। बहुत कम। इलियास साहब, कोई ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? वक्त खत्म हो रहा है, फरमाइएगा। हाँ, ये ताजा तरीन सूरत हाल तो यही है कि रात 2 बजे आपको मेरी आवाज आ रही? रात 2 बजे इलियास साहब को मेरी आवाज आ रही? मेरा ख्याल है इलियास साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही क्लियर। तो ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, सारा दिन बहुत मसरूफ था। आज का दिन कानूनी लिहाज से, आईनी लिहाज से, पाकिस्तान की तारीख के लिहाज से बहुत ही अहम था। एक फैसला हुआ, इस फैसले से आने वाले दिनों में बहुत से फैसला निकलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नई अलाइनमेंट करेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नई अलाइनमेंट करेगी। चौधरी परवेज इलाही साहब ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर इस वक्त कानूनी और आईनी लिहाज से हैं, उनको तस्लीम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वफाक पंजाब को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, पंजाब वफाक के साथ चलना चाहेगा या नहीं चलना चाहेगा, ये बहुत बड़े सवालिया निशान हैं जो आने वाले दिनों में बार बार सामने आएंगे। और अल्टीमेटली इन सब सवालिया निशानों का एक ही जवाब होगा कि सियासतदानों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा, एक मुश्तरका लाहे अमल तय करना पड़ेगा, फिर ही मुल्क चल सकेगा, वरना ये पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकेगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।